नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे महंगी दवाई का और कौन सुनेगा दुहाई और इनफैक्ट कौन करेगा कार्रवाई। मामला कुछ ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका पहुंची थी जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि हुजूर यहाँ पर हॉस्पिटल के खर्चे इतने ज़्यादा हैं और ऊपर से हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल कहते हैं कि उन्हीं की फार्मेसी से दवाइयाँ खरीदें, उन्हीं की फार्मेसी से इक्विपमेंट खरीदें जो कि बहुत महंगे पड़ते हैं एमआरपी के नाम पे या किसी और तरीके से। बाजार में वही चीज़ आधे दाम में मिलती है लेकिन हॉस्पिटल्स मजबूर करते हैं कि आप वहीं से लीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अलग तरीके की राय रखी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो आपको पहले बताएंगे और उसके बाद ये एक दुखती नब्ज है हर मरीज की, हर वो व्यक्ति जिसे हॉस्पिटल से दो चार होना पड़ता है उसके सामने तकलीफ आती है। तो आज इसी तकलीफ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था निजी अस्पतालों की मनमानी पर। उन्होंने एक तरीके से एक सख्ती की बात कही। किस तरीके से कही वो मैं आपको बताता हूं। तो सरकार से उचित नीति बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सीधे सीधे निजी हॉस्पिटल्स को ये तो नहीं कह सकते कि आप दवाइयों को ऐसे बेचें वैसे बेचें, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकारें, राज्य सरकारें खासतौर पर उचित नीति बनाएं इसको लेकर कि किस तरीके से ये चीजें चलेंगी। निजी अस्पतालों के शोषण पर उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने ये माना है कि हाँ, इस तरह की चीजें होती हैं, मरीजों को परेशानियां होती हैं, महंगे इलाज का सामना करना पड़ता है, फार्मेसी से दवा लेने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है किसी को। अब अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सीधा आदेश नहीं देंगे, लेकिन राज्य सरकारों को निर्देश है, केंद्र सरकार को निर्देश कि आप इस पर कुछ कीजिए। इक्विपमेंट, इम्प्लांट लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आप उस केस में इस तरह की कई बातें थी जिस पर सुनवाई के दौरान माना गया कि हाँ, इस तरह की चीजें होती हैं, कभी दवाई, कभी इक्विपमेंट, कभी इम्प्लांट, लेकिन आपको किसी एक जगह से लेने से मजबूर नहीं कर सकते। सरकार शोषण करने वाले चार्ज के प्रति सजग हो। तो ऐसी कई तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई। अब लेकिन यह है, महंगी दवाइयों को लेकर याचिका पर रिएक्शन था जैसे मैंने कहा, लेकिन अब बड़ा प्रश्न यह है या बड़ी बात यह है कि इस पर काम कौन करेगा, इस पर सुनवाई कौन करेगा, इस पर एक्शन कौन लेगा। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार किस तरह की नीति, क्या वो कोई एक इन्फोर्समेंट वाला लॉ बना सकती हैं या वो भी सिर्फ एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन लेके छोड़ देंगे। हॉस्पिटल्स के साथ क्या दिक्कतें होती हैं, निजी जब आप हॉस्पिटल में जाते हो और सरकारी के मुकाबले उसमें खर्चा जिस हिसाब से अनाप शनाप तरीके से बढ़ता है, क्या उसकी कोई रोकथाम है। पहले भी हम इस तरह की कई बातें सुन चुके हैं। तो क्या इस पर यहां से कुछ बदलने वाला है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय के रॉय, इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है तो विराग साहब से मैं एक बार शुरुआत करता हूं। विराग साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सीधे सीधे इस पर कोई निर्देश नहीं दे सकते क्योंकि एक नीतिगत मामला है और नीतियां सरकार बनाती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाता। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है और वो कह रहा है कि इस पर राज्य सरकारें, क्योंकि विषय राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, वो इस पर कोई दिशा निर्देश बनाए, तो इस आदेश को कैसे समझें, इसकी उनकी सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को कैसे समझें कि क्या अब इस पर कोई नया रूल आएगा, रेगुलेशन आएगा या महज कुछ कागजी कार्रवाई होगी, कुछ दिशा निर्देश बन जाएंगे, हालात जस के तस रहेंगे। विपिन जी, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, लेकिन इसके चार पहलुओं को हमें समझने की जरूरत है। जैसे कि इलाहाबादिया वाले मामले में उन्होंने बोला कि अश्लीलता को रोकने के लिए कानून बनाया जाए, लेकिन यह उनके लिखित आदेश का हिस्सा नहीं था। तो जब तक लिखित आदेश में कोई चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाएं, तब तक उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि 2018 की पिटीशन थी और 7 साल बाद इसमें जब अभी वापस इसको भेजा गया है या वापस इसका डिस्पोज किया गया है, उस समय तक 7 साल में कई राज्यों ने जवाब नहीं दिया है और उन राज्यों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। तो जब राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो राज्यों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, दूसरी बात है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजों ने जो अपने उसमें टिप्पणियों में साफ किया कि अस्पताल एक निजी क्षेत्र का है, अस्पताल एक भरोसे की चीज होती है। अब उसमें आंतरिक मामलों में हम कैसे दखलंदाजी करें, राज्यों का विषय है और किस तरीके से कानून बनाएं। तो बाजार और लोगों की सुरक्षा, लोगों का फंडामेंटल राइट है स्वास्थ्य का, तो इन दोनों को कैसे संतुलन किया जाए, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है।
और जो चौथी सबसे बात है कि इस पूरे प्रोसेस में तीन तरह के अस्पताल हैं। सरकारी अस्पताल जहां पर बड़े अस्पतालों की बात छोड़ दीजिए, सुविधाएं नहीं है। कॉरपोरेट अस्पताल जहां पर अधिकांशतः इस तरह की लूट होती है। और तीसरा डॉक्टर्स, जहां पर लोग भरोसे का आज भी एक रिश्ता बरकरार है। तो ये एक जटिल विषय है और इसमें राज्यों को भले निर्देश दिए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो भावनाओं के अनुरूप राज्यों के साथ बैठक करके एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है। जी, तो चलिए, एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इस पर और हम बातचीत करेंगे क्योंकि इसमें कानूनी पहलू भी इन्वॉल्व है। लेकिन जो समस्या है डॉक्टर संजय रॉय, बहुत बड़ी है और कोई नई नहीं है। ये कई सालों से आ रही है। निजी अस्पतालों का मामला है जहां पर लोग जाते हैं। एनएसओ का एक डेटा पढ़ रहा था कि निजी अस्पताल में औसत कुछ नंबर ऑफ डेज उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किए थे, लेकिन 4 से 5 हजार रुपए का जो खर्च आता है, तो जैसे ही जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वो खर्च करीब करीब 8 गुना बढ़ जाता है, 30 हजार से ऊपर निकल जाता है। नो डाउट थोड़ी सुविधा बढ़ती होंगी, थोड़ी चीजें बढ़ती होंगी, लेकिन इतना अंतर। तो यहीं पे चीजें समझ में आती है कि इलाज जैसे ही सरकारी से प्राइवेट होता है सब कुछ बदल जाता है और पैसे इतने अनाप शनाप की शायद एक आम आदमी की हैसियत से तो बाहर ही निकल जाता है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई नया विषय नहीं है। जहां तक अनाप शनाप खर्चे की बात है, अनाप शनाप खर्चे अगर आप लेते हैं और डिस्क्लोज करते हैं कि मैं इसलिए ये खर्चे ले रहा हूं, ठीक है। होता क्या है कि कई चीजें जो है अनडिस्क्लोज्ड है। जैसा कि अभी जो डिस्कशन हो रहा था, दवा की प्राइस, कुछ सर्जिकल आइटम है, आप 10%, 20%, 30% सोच सकते हैं कि प्रॉफिट होगा। 40%, 50%, 100%, 200% और 500% नहीं सोच सकते आप। जो एमआरपी और रियल उसकी वैल्यू में जो है इतने का डिफरेंस होता है। तो हमें बताना चाहिए कि उसकी जो है एमआरपी जो है हमारी खरीद कितनी है, और जो एमआरपी है उससे जो है खरीद से जो है 500% ज्यादा है, मतलब 5 टाइम्स ज्यादा है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। सर्जिकल आइटम में एक वेन फ्लान होता है जिसकी जो है ये आईवी फ्लूइड हम चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाना होता है उसको। उसकी जो है कीमत अगर आप देखें तो 200 से लेकर 250 के बीच में अलग अलग डिफरेंस इसकी है। कंपनी की जो एमआरपी है उसको जो है होलसेल रेट में 50 से भी कम में आता है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल परचेज करते हैं वह जो है 10 रुपए के आसपास में आता है। सो 250 एमआरपी का जो है हम 10 रुपए में अगर परचेज करते हैं, सो लेकिन वही अगर कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट को 250 में ही लेना है, उसी दुकान से लेना है जो वो उसके प्रीमाइस के अंदर है। तो ये सब है। अगर आप बताएं कि नहीं इसकी प्राइस 10 रुपए है, हम 500 ले रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आपकी एमआरपी पे हम ले रहे हैं, ये कह के ठीक नहीं है। सो कई तरीके से जो है यह गलत है। आपने सिर्फ प्राइवेट की बात नहीं, दिल्ली में कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा, बट मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक कलीग हैं, केजीएमसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लखनऊ, वहां पे हैं, उनकी मदर को एडमिट करना था, लीवर की प्रॉब्लम थी, वहां एडमिट हुई। जब 22 लाख का बिल बना तो हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इतना बिल तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कंडीशन तो प्राइवेट से भी ज्यादा ही है। एमआरपी पे मैं डॉक्टर भी हूं, फिर भी अपना नहीं दे सकता दवा, वहीं से एमआरपी पे ही मुझे लेनी पड़ती है। और ये कह के कि हम क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए कि बाहर की दवा ठीक होगी कि नहीं, इसलिए क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए ये करते हैं। सो वो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, बट है, और ये फैक्ट है जो बहुत ही दुखद पहलू है इसका। और जो अभी थोड़ा सा मैं उस पर कर दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस पे एक ये है कि टाइम बाउंड ये कर दे कि 6 महीने में, 1 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करके फिर सुप्रीम कोर्ट को दे। जब तक टाइम बाउंड ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये खिंचता जाएगा। विराग जी बता ही रहे हैं कि 7 साल तो इस बात की सुनवाई में लग गए। डॉक्टर स्वाति, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है फॉर द रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, एंड विद द ड्यू रिस्पेक्ट की एक बहुत ही नोबेल पेशा है डॉक्टर्स का, और एक
हॉस्पिटल किस तरीके से लोगों की जान बचाता है वो भी अपनी जगह है, लेकिन मैम ये बात भी किसी से छुपी नहीं कि इसकी आड़ में क्या कुछ नहीं होता। जैसे अभी डॉक्टर रॉय ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, 250 रुपए की चीज़ जो 10 रुपए में मिल सकती है लेकिन वो एमआरपी के नाम पे 250 पे आती है, वो एमआरपी के खेल को भी समझेंगे अभी, और आपको वहीं से खरीदना है, उसी जगह से लेना है, क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे ये सारी चीज़ें। लेकिन ये मरीज के साथ तो सरासर लूट हुई मैम। देखिए विपिन जी, इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात यह है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है, ये बात सही है। जिस तरह की सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करी जाती हैं, जिस तरह की केयर प्रोवाइड करी जाती हैं, जो ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, वेटिंग टाइम नहीं है, इन सब चीजों को लेकर के एक मुनाफा कमाना भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक पहलू रहता है। तभी वो और जगह, ऐसी जगह भी हॉस्पिटल्स हाँ मैम, लेकिन मुनाफा आप अपना फीस में लें, लेकिन जो चीज 10 रुपए की उसे 250 रुपए बेच के, ये बिल्कुल उदाहरण हो गया कि जैसे आपका सिनेमा हॉल है कि टिकट आपकी 50 रुपए की, लेकिन पॉपकॉर्न लेंगे तो 300 रुपए का आएगा। लगभग वैसी बात है। देखिए विपिन जी, मैं ये कहूंगी कि लूट मचाना या लोगों को गलत तरह से लूटना वो गलत है। मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट करना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी। हाँ, देखिए ये ठीक है कि प्राइवेट, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुनाफा कमाना है और उसी वजह से वो आगे बढ़ पाएंगे और हॉस्पिटल्स खोल पाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि उनको लूट नहीं मचानी है, गलत तरीके से मरीजों से पैसे नहीं लेने हैं, जहां इलाज कम में हो सकता है वहां ज्यादा नहीं लेना है। लेकिन इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें हैं जो सरकार की तरफ से आनी बहुत जरूरी है। जैसे आपने पीछे देखा था कि स्टेंट के ऊपर सरकार ने एक पाबंदी लगाई थी, कर्व लगाई थी कि प्राइस जो है इससे ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ सकती है। इसी तरह से कुछ और चीजें भी हैं जो हमारी ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक पाबंदी लगाई जा सकती है कि ये प्राइस के ऊपर आप इन दवाइयों को नहीं बेच सकते हैं। तीसरी चीज, जो कंज्यूमेबल्स के ऊपर ट्रेडिंग मार्जिन होता है, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, वहां भी एक बहुत बड़ा स्कोप है जहां पर सरकार काम कर सकती है, जिसके थ्रू रेटिंग को कम किया जा सकता है। जो पब्लिक है उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि दवाइयां बाहर से आए या जो है इक्विपमेंट्स बाहर से खरीद करके अंदर अस्पताल में लाए जाए, ये एक बहुत ही अनफीजिबल जो है चीज है। क्योंकि देखिए, आपके ऊपर बहुत सारे दावेदार होते हैं। जब आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मरीज किस तरह की दवा बाहर से ला रहा है आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कई बार वो अच्छे क्वालिटी की नहीं होती है, नकली दवाइयां हो सकती हैं, समय पर दवाई जो है अंदर अस्पताल में नहीं पहुंचेगी, और ये सब कारण है जो आगे ट्रीटमेंट में खलल डालते हैं। स्वाति मैम, क्या समय में एक बार फिर भी मान सकता हूं, लेकिन क्या डॉक्टर साहब पर्चा लिख के दें और कहें कि इस ब्रांड की दवाई आप जहां से भी ला सकते हैं लेके आ जाइए, ये तो किया जा सकता है आपको उसी। लेकिन पूरा मुद्दा यह है कि आपको उसी दुकान से लेने के लिए मजबूर किया जाता है। और यह भी बात फिर नहीं छुपी हुई है कि वो जो हॉस्पिटल के अंदर वाली मेडिसिन की दुकान होती है उसको लेने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। जी अभिराग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं स्वाति मैम आपके पास फिर से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी बोला कि जो ब्लैक मेलिंग हो रही है, जो पारदर्शिता नहीं है और जो अनफेयर प्राइसिंग है, पूरी बात इस बात पर है। बहुत सारी बातें हैं भारत में कि किस तरह से एमआरपी से 100 गुना कम की कोई चीज होती है, इतने जेनरिक ड्रग्स की बात होती है। जो मुख्य 3 बातें, जैसा आपने बोला कि अस्पतालों के भीतर जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं बेची जा सकती है, उसी तरीके से अस्पतालों के साथ जो ये गठजोड़ है, इस गठजोड़ के जो 4 बड़े पहलू हैं। पहला है मेडिक्लेम, क्योंकि मेडिक्लेम जिन लोगों को मिलता है तो मेडिक्लेम की वजह से ऑर्डिनरी जो पेशेंट है उनको दिक्कत होती है। दूसरी बात है, सरकार ने एक स्कीम लाई है, जेनरिक ड्रग्स की स्कीम लाई है, जिससे आम लोगों को फायदा मिले। तीसरी बात है, पारदर्शिता नहीं है कि कौन सी दवा इस्तेमाल हो रही है, ओटी में कितनी दवा इस्तेमाल हो रही है, कितनी दवा बैकडोर से वापस आ रही है। और चौथी बात, लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, लोगों को अपनी दुकान लेने का अधिकार नहीं है। तो बाकी सारी बातें तो बात की चीज है कि कमरे के हिसाब से आपके रेट बढ़ते जा रहे हैं या वहां पर दूसरे तरीके से आपकी लूट मच रही है। वो सब बातों के अलावा अस्पताल अपने साथ साथ दवाओं का भी जो गोरख धंधा कर रहे हैं, और मरीज मरता क्या ना करता वो मजबूर होकर कर रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को बोलना पड़ा कि यह ब्लैकमेलिंग है और इसके लिए अस्पतालों की मुनाफा उनका अपना रहे, निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता रहे, और किस तरीके से संतुलन बनाए रखा जाए राइट टू लाइफ का और राइट टू बिजनेस का, और दोनों बातों के संतुलन के हिसाब से इसीलिए राज्यों को बोला है कि जल्दी इस पर कार्रवाई करें। जी ठीक है स्वाति मैम।
देखिए विपिन जी, जो अस्पतालों के अंदर की फार्मेसी होती है वो एक स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जब दवाइयाँ खरीदी जाती हैं। कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब अगर आप वही दवाइयाँ बाहर से लेकर के आ रहे हैं तो इस बात का कोई पुष्टि नहीं है कि आपने जो दवा बाहर से खरीदी है वो नकली है, चाहे वो ब्रांडेड ही क्यों ना हो, वो नकली हो सकती है, इसकी बहुत संभावनाएँ होती हैं। दूसरा, उनकी क्वालिटी कैसी है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो अंदर से दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी उनकी जवाबदारी है कि हम जो दवा लगा रहे हैं या हम जो चीजों का इस्तेमाल अंदर से कर रहे हैं ये हमारी क्वालिटी चेक्ड है, इनको हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में नहीं तो कल को आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो जो है अस्पताल भी आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल देगा कि आप शायद बाहर से दवा ठीक नहीं लाए होंगे इसलिए आपका मरीज ठीक नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जो कि क्रिएट होगा। देखिए, आप प्राइसेस पे कैपिंग करिए, आप इन चीजों पर कैपिंग करिए कि आपके ऑडिट्स हों, आपकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, आप हेल्थ इंश्योरेंस में रिफॉर्म्स लेकर के आइए कि बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका जो पे आउट होगा वो इतना ही रहेगा, इसके बाहर आप नहीं लेकर के जा सकते हैं इन ट्रीटमेंट्स के पे आउट्स को। तो आप इन चीजों के थ्रू अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बिलिंग को कंट्रोल करेंगे तो वो कहीं बेहतर तरीका होगा, इसकी बजाय कि हम क्योस मचाएं और ये बोले कि आप दवाइयां बाहर से ले आइए और उससे आपकी कॉस्ट घट जाए। ठीक है, तो स्वाति मैम जो बात कह रही है बहुत ही आइडियल सी बात है और बहुत ही सही बात भी है। इसमें क्या एक हॉस्पिटल को इंश्योर करना है कि दवा की क्वालिटी अच्छी हो, उसका रखरखाव अच्छा हो, वो वक्त पर पेशेंट के पास पहुंचे, लेकिन क्या यही तो फायदा उठाने वाली वो थिन लाइन नहीं है? इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है क्या? जिन जन औषधि केंद्रों की बात अभी सरकार करती है वो हर हॉस्पिटल में नहीं खोले जा सकते जहां से आपको दवा मिल जाए, सही रेट पे मिले, सस्ते में मिले? एक छोटा ब्रेक के बाद डॉक्टर रॉय से सवाल पूछेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि चीजें सही मिले लेकिन दाम भी सही हो। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। कौन सुनेगा दुहाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप किसी मरीज को अपने ही निजी हॉस्पिटल्स के लिए खास तौर पे उनकी अपनी फार्मेसी से दवा, इक्विपमेंट, इम्प्लांट्स खरीदने को मजबूर नहीं कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इसमें इंटरवीन करने से कुछ मना किया, उन्होंने कोई इस पर फैसला नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें इस पर कुछ दिशा निर्देश जारी करें, कुछ कानून बनाएं। उसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर रॉय, ब्रेक से पहले डॉक्टर स्वाति जो कह रही थी कि आप कैसे इंश्योर करें कि दवा सही हो, क्वालिटी अच्छी हो, रखरखाव अच्छा हो, समय पे मिल जाए, ठीक है, वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या ये इतना मुश्किल है और उसके लिए इतना ज्यादा पैसा लेना, तो क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है पूरा मैटर? इसको कोई और तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की इशू है। जो कंट्री का लॉ अगर है कि क्वालिटी ड्रग मिलनी चाहिए, फेक ड्रग नहीं मिलनी चाहिए, और वो कहीं भी हो सकती है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, निजी बिल्कुल अपने प्राइवेट क्लिनिक में, कहीं भी जो है नकली दवा मिल सकती है। सो उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन जो है उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो क्वालिटी इशू मैं ये नहीं कहता कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर है जो 5 गुने ज्यादा पे बेचेंगे वो बेटर क्वालिटी के हैं, और जो जेनरिक दवा बेचेंगे या उसको कम रेट पे बेचेंगे वो पुअर क्वालिटी का है। ये नहीं हो सकता। नहीं, पर मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था, मैंने डॉक्टर स्वाति से भी पूछा था कि मान लीजिए आप ये हॉस्पिटल में, आपने एक पर्चा लिख के दिया, कोई खरीद के ले आया, उसे चेक कर लीजिए। क्या उसको चेक करना इतना मुश्किल है कि पता लगाना बहुत, बिना लैब में टेस्टिंग किए नहीं पता लगेगी कि नकली है, असली है, आप सही लाए हैं, नहीं लाए हैं? जी हाँ, ऐसे पता करना मुश्किल होगा कि ड्रग सही है कि नहीं। वो कहीं से भी, इवन उस हॉस्पिटल से भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस हॉस्पिटल के अंदर से लेंगे तो वही बिल्कुल सही ड्रग है। वो बाहर से भी ला रहे हैं, उसको चेक ही करना पड़ेगा। तो उसका वेरियस मैकेनिज्म है जो क्वालिटी चेक के हैं कि रैंडमली कुछ ड्रग्स को हम चेक करते रहे, कुछ दवा के ये जो है नोन टू आपको इम्प्लीमेंट हमें उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। जहां तक मैं डॉक्टर स्वाति बता रही थी कि ठीक है, निजी हॉस्पिटल है, उनका जो है इनकम जो है प्रॉफिट कमाना एक उद्देश्य है ट्रीटमेंट के अलावा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वह ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। हर एक्टिविटी के लिए चार्जेस है, वो ईमानदारी पूर्वक आप कहते हैं कि ठीक है, कंसल्टेशन के लिए हमने 2000 या 5000 चार्ज लिया, डॉक्टर आया, आपको देखा, हर प्रोसीजर का चार्ज है कि ऑपरेशन का इतना चार्ज है, उसमें जो भी हमारे उसमें चाहे वेन प्लान कुछ भी सामान लगता है उसके ये चार्जेस हैं, प्रोसीजर के छोटे छोटे या बड़े प्रोसीजर के चार्जेस है, वह सब ठीक है। आप वह
अप फ्रंट जो है उसको डिक्लेयर करते हैं, बट ये हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए। ये जो हिडन चार्जेस मेन मुद्दा वही है, मेन मुद्दा ये हिडन चार्जेस का है। विराग जी देखिए, किसी को भी ये नहीं लग रहा है कि वो बाहर जाए, कहीं भटके, कहीं से दवाई लेके आए, इधर उधर जाए, सबको समय की भी कीमती है, किसी को भी अपने मरीज को छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो यही है ना कि वो एमआरपी वाला पूरा खेल, क्या उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है? बिल्कुल उस पे ही जो है हमें इसमें विपिन जी देखिए, दो बातें हैं। दवाओं के मार्केट में बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो एमआरपी अपने आप में बहुत ज्यादा है और बाहर बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिलती हैं और बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो वहां एमआरपी में भी कई बार अगर बेचते हैं वहां पर तो भी ज्यादा है, और कई बार एमआरपी से ज्यादा बेचते हैं जिसको कि गलत बताया गया है, कानून के हिसाब से गलत है। अब हम इसको, जो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि बोला है, इसको हम इसको दो तरीके से समझें। पहला कि हम इस बात की आशा छोड़ दें कि राज्यों से इस बारे में कानून बनेंगे, अगर बनेंगे भी तो उनको ऑल इंडिया लेवल पर लागू नहीं किया जाएगा, या फिर उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार को दो बातों का निर्णय करना चाहिए। पहला कि सरकार महंगे होने पे दाल सस्ते दाम पे बेचती है, सरकार महंगे होने पे प्याज बेचती है, सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, तो क्या हम बड़े बड़े महानगरों में जहां पर बड़े अस्पताल हैं, सेंट्रलाइज अस्पताल लोगों के उसके सप्लाई के लिए दवाओं की दुकान हो सकती है क्या? जिस तरीके से केंद्रीय भंडार हैं जहां से सही दवाएं सही दाम पर मिलें और आजकल सब तुरंत सप्लाई हो जाती है, तो क्या सरकारें, जिससे कि लोगों को सस्ती दवाएं मिलें और वो सरकारी स्तर पर हर बड़े महानगर में केंद्रीय भंडार से जैसे एक हम बनाएं जहां पर जेनरिक ड्रग मिले या सही ड्रग मिले, जिससे कि अस्पताल अपना धंधा कर रहे हैं, अस्पतालों के कारोबार में कोई कमी नहीं है, कमरे के हिसाब से रेट बढ़ते जाते हैं, प्रोसीजर्स के रेट बढ़ते जाते हैं, डॉक्टरों के विजिट के बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो दवाओं का जो पूरा गोरख धंधा है उससे कम से कम लोगों को राहत मिल सकती है। इसलिए केंद्र सरकार को इस बारे में एक नीति लाने की जरूरत है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइल कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अनुमोदन के बाद अगर वो लागू हो जाएगी तो पूरे भारत के लिए एक समान कानून बन जाएगा। जी, एट लास्ट स्वाति जी, इस पे आपकी क्या राय होगी? देखिए, एक मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बहुत दर्दनाक होता है उसके लिए, कोई कैसे कैसे करके अपने किसी प्रियजन का इलाज कराता है। बात सही है कि अगर वो प्राइवेट में जा रहा है, कुछ सुविधाएं उसको मिल रही है, उसका पैसा वो दे रहा है अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन इस तरह से जो इनडायरेक्ट पैसा निकलता है इन चीजों में, और ये बिल्कुल छुपी हुई बात नहीं है, कुछ तो इसके ऊपर होना चाहिए। देखिए विपिन जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे कि अनएथिकल प्रैक्टिस हो या लूटमार हो, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम नाक को सीधे पकड़ने की बजाय हाथ को घुमा करके नाक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं पर दिक्कत है। देखिए, हम टैक्स कम कर सकते हैं, हम कॉर्पोरेट टैक्स कम कर सकते हैं। जीएसटी के लिए लगातार मांग हो रही है कि बहुत सारी हेल्थ की ऐसी सर्विसेज हैं, जीएसटी को कम किया जाए, कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए, क्योंकि इवेंचुअली ये जो टैक्स है ये हमारे मरीज ही पे कर रहे हैं। तो अगर इन टैक्सेस को कम किया जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो बिलिंग है वो कम हो जाएगी। वही जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली करके हॉस्पिटल्स को जो है पाबंद कर सकती हैं कि वो सही रेट्स जो है वो लोगों को लगाएं, और उनको भी उसमें मुनाफा हो और मरीजों को भी फायदा हो। तो इस तरह का एक सिस्टम क्रिएट करने की बजाय कि दवाइयां बाहर से आए, इक्विपमेंट्स बाहर से आए, आप एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश करने की बजाय, उसमें तो मैं एग्री कर ही रहा हूं। बिल्कुल, अगर हम कुछ इस तरह के ठोस कदम उठाएं जो कि हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है, इन चीजों से रिलेटेड है कि जेनरिक मेडिसिन जो है वो अस्पतालों के अंदर मिले। अगर आप जन औषधि केंद्र की बात कर रहे हैं, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जन औषधि केंद्र अपने अंदर लगाता है तो आप उसको टैक्स रिबेट दीजिए, आप उसको एक बेनिफिट दीजिए कि आप अगर जन औषधि केंद्र अपने अंदर लगा रहे हैं तो हम आपको ये एक बेनिफिट दे रहे हैं, जिससे कि लोगों के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके मन में ये भावना आए कि हमें जन औषधि केंद्र अपने अंदर लगाने चाहिए। तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अपने साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा, उन्हें भी कुछ कंफर्ट देना पड़ेगा, उन्हें भी कुछ चीजें दूसरी तरफ से देनी पड़ेंगी, ताकि जो एक ये पूरा सिस्टम है ये बैलेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंक्लूड, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो रहा है। एक तो जन औषधि केंद्र की बात की, जब सरकार उस जन औषधि केंद्र को खोलने की बात कर रही है तो क्यों ना, जैसा विराग साहब ने भी दिया कि अगर किसी एक हॉस्पिटल में ना सही तो उस इलाके में एक हो जहां पर से दवाएं खरीदी जा सके, नंबर 1। नंबर 2, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप किसी को मजबूर ना करें, कोई मैकेनिज्म तो ऐसा डेवलप करें कि चलिए
आप यहां से ना लें तो 3 ऑप्शन हॉस्पिटल दे कि आप यहां से ले आइए। वो तो उनको पता होगा कि यहां पे दवाएं, पूरे देश में नकली दवाएं बिक रही हैं या खराब दवाएं बिक रही हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड थर्डली, एमआरपी को लेकर दवा की खास तौर पर कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। आज इतने समय तक इतनी चीजें, इतनी कोर्ट और कचहरी करने के बाद भी हालत वही है कि जो 10 रुपए की चीज है वो कौन सा मैकेनिज्म है, किसने बनाया, क्यों बनाया और क्यों इतने मार्जिन हैं। अगर उस पर 10% 20% से ऊपर का मार्जिन नहीं हो सकता, बाहर 10-20 रुपए में मिलती है, तो फिर 250 रुपए में वो चीज एमआरपी के नाम पर नहीं बिकनी चाहिए। आई थिंक राज्य सरकारें बनाए, केंद्र बनाए, कोर्ट अपनी तरफ से कोई दिशा निर्देश दे, लेकिन ये स्वास्थ्य का मामला है, इस पर ये 2-3 बड़े कदम तो आने ही चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने अपनी बहुत कीमती राय यहां रखी है। आई होप कि अभी इस पर बातचीत हुई, कोर्ट की अपनी तरफ से चीजें आई हैं, राज्य सरकार ने देर सवेर सही लेकिन इस पर एक बड़ा एक्शन लेती हुई दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।